तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड मीन्स अ डिजायर which is backed by willingness and ability to pay. ठीक है? For example, if a person has the desire to purchase a television set but does not have adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. Thus, demand is an effective desire. All desires are not demand. जैसे मेरा कुछ भी बाय करने का मन कर सकता है, पर मेरे पास वो बाय करने की एबिलिटी भी चाहिए और उस चीज के लिए उतने पैसे देने का मन भी चाहिए. ठीक है? तभी हम उसको बाय करते हैं. Therefore, demand is equal to desire मतलब मन प्लस विलिंगनेस टू परचेज, बाय करने की इच्छा प्लस एबिलिटी टू पे, उतने पैसे भी हमारे पास होने चाहिए. नाउ डेफिनेशन ऑफ डिमांड. अकॉर्डिंग टू when हम the demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price. ये इतना important नहीं है, ये सिर्फ हम ऐसे ही देखते हैं. Thus, following are the features of demand. Demand is a relative concept. It is essentially expressed with reference to time and price. मतलब time और price के हिसाब से वो change होते जाती है. तो डिमांड शेड्यूल क्या है, मतलब डिमांड का एक्चुअल बिहेवियर क्या है वो देखते हैं हम. डिमांड शेड्यूल हमेशा याद रखना, कहाँ जहाँ पर भी आएगा शेड्यूल मतलब एक टेबल बनाकर हमें कुछ बताना है. ठीक है? तो डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी demanded for a particular commodity. A demand schedule may either be individual demand और मार्केट डिमांड. एक जन की हो सकती है या पूरे मार्केट की डिमांड हो सकती है. ठीक है? तो अभी पहले हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है. इंडिविजुअल डिमांड is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? तो एक क्वांटिटी है कोई एक कमोडिटी की. समझो हम लोग फिर से एप्पल्स का ही देख लेते हैं कि मैं कितने क्वांटिटी एप्पल्स को मैं डिमांड कर रही हूँ एक गिवन प्राइस पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. कि मतलब समझो एक हफ्ते में मैं 100 रुपए की प्राइस पर कितना एप्पल खरीदती हूँ. दिस इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. ये सिर्फ मेरा है. ठीक है? अकेले का. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर. ओके, दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो उन लोगों ने टेबल बना दिया है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब एक्स. समझो एप्पल्स की प्राइस है. ठीक है? एक साइड में वो लिखी है, वो क्या हो रही है, पहले 10 रुपए थी, फिर 8 हो गई, 6 हो गई, 4 हो गई, 2 हो गई. ठीक है? ये एप्पल्स की प्राइस है. तो राइट उन्होंने क्या दिया है, क्वांटिटी दिया है. तो जब प्राइस की एप्पल 10 रुपए के होंगे तब मैं कितने खरीद रही हूँ, एक खरीद रही हूँ. ठीक है? फिर एप्पल की प्राइस कम हो गई है 8 रुपए, तो मैं क्या करूंगी, दो खरीदूंगी. वेरी गुड. फिर प्राइस और कम हो गई है 6 हो गई है, फिर मैं कितने एप्पल, 3. और फिर प्राइस और कम हो गई है 4, तो मैं कितने एप्पल खरीदूंगी, 4. और भी प्राइस कम हो गई एप्पल की, 2 हो गई, 5. वेरी गुड. तो फिर हमने क्या देखा, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस एंड मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस. मतलब ज्यादा प्राइस पे हम कम डिमांड करते हैं, कम प्राइस हो जाती है तब हम ज्यादा डिमांड करते हैं. इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है बताओ? इनवर्स रिलेशनशिप मतलब हमेशा याद रखना कि दो चीजें हैं तो उसमें से एक बढ़ता है और दूसरा कम होता है. इनवर्स. ठीक है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो इनवर्स क्या है, जिसमें एक बढ़ रहा है दूसरा कम. इंक्रीज हो रहा है तो वाई डिक्रीज हो रहा है. हाँ. तो जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है हमारी डिमांड बढ़ रही है, मतलब ये दो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है. तो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्या, तो बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी वी आर डिमांडिंग. ठीक है? तो अभी हम लोगों ने शेड्यूल बना लिया, इसी का हम लोग को ग्राफ बनाना है जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व में. तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. तो ये याद करना जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में भी नहीं आता. इट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस represents the price of commodity. The demand curve DB slopes downward from left to right. ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो बस कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ जाता है. इस बार ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क्स का है वो आएगा क्योंकि 80 मार्क्स का एग्जाम रहता है बोर्ड में.
तो 20 मार्क्स का इंटरनल रहता है, लेकिन इस बार बोर्ड में ही 20 मार्क्स लेने वाले हैं। अच्छा, ओके हम्म। ओके ओके। तो मतलब मैं ये आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया वो। मतलब ये जो 20 मार्क्स का जो ये रहता है ना इंटरनल एग्जाम, हाँ हाँ जो कि कॉलेज लेता है कई प्रोजेक्ट वगैरह करवा के, हाँ हाँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार डायरेक्ट 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। अच्छा, 100 मार्क्स का पेपर है, ओके ओके हम्म। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो एक बार पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा हमें। हाँ, वो अभी आया नहीं, एक्चुअली आएगा तो देखेंगे। ओके, चलेगा चलेगा। तो अभी हम लोग ये याद रखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाती है। इंडिविजुअल डिमांड हमारे लेफ्ट टू राइट हैंड साइड नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से हम्म। नीचे की तरफ, ठीक है। हाँ, हम्म। मार्केट भी सेम ही है, पर अभी इंडिविजुअल में हम लोग एक इंसान की देख रहे थे डिमांड क्या है। अब हम मार्केट में देखेंगे कि आप एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, चलो संदीप एक इंडिविजुअल है, तो हमारा सबका ऐड करके क्या होता है, ठीक है। तो अब सब हम लोग एक एक हम्म। इंडिविजुअल है और हम हमारा बर्ताव भी सेम ही होता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी हम ज्यादा डिमांड करेंगे, राइट। तो हम लोग हम्म। देखते हैं कि मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड क्या है, तो सब कंज्यूमर्स का एडिशन है, ठीक है। मार्केट डिमांड हम्म। शेड्यूल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices। अलग अलग प्राइस पे सब कंज्यूमर्स जो है वो तैयार है बाय करने के लिए। इट इज हम्म। ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन, समेशन मतलब एडिशन of the demand of all consumers at various prices। It also indicates an inverse relationship। इसमें भी वही होगा कि आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, हम सबका बिहेवियर एक ही होगा कि चलो प्राइस कम हो रही है ना, तो हम ज्यादा ज्यादा बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको उन लोगों ने फिर से मार्केट शेड्यूल में दिखाया। पहले हमने सिर्फ एक इंसान का देखा था, राइट, सिर्फ मेरा देखा था। तो अभी मैं एक कॉलम आपका भी डाल दूंगी और एक कॉलम संदीप का भी डाल दूंगी, और फिर हमारे डिमांड को बस ऐड करूंगी कि हम जो एक एप्पल की जो प्राइस है 10 रुपए है, तब आप सिर्फ 5 एप्पल खरीद रहे हो, मैं 10 एप्पल खरीद रही हूँ और संदीप 15 एप्पल खरीद रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, प्राइस जैसे जैसे कम होती जाएगी, हम पहले जितने एप्पल्स ले रहे हैं उससे ज्यादा लेते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस इन्होंने हम तीनों के जो डिमांड है एप्पल की उसको ऐड कर दिया, ए हाँ। प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमें क्या बताना है, मार्केट डिमांड बताना है ना, इसीलिए, हम्म। ठीक है। तो दिस टेबल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स purchased by different consumers at various prices। It can be observed that less quantity of commodity is demanded। कम quantity हम कब डिमांड करेंगे, जब प्राइस ज्यादा होगी, and more quantity of commodity is demanded at falling prices। Thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded। मतलब यहाँ पर भी क्या है, रिलेशनशिप इनवर्स है। हमेशा याद रखना कि डिमांड जब हम लोग कर रहे हैं तब क्या है हमारा रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी के बीच का इनवर्स है, ठीक है। ये सेंटेंस एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, जब इनवर्स मतलब एक जब बढ़ता है दूसरा कम होता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ता है, ठीक है। अभी इन लोगों ने सेम ही चीज को ग्राफ में डाल दिया है कि ये फिर से क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हैंड साइड की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। कि पहले ये आपको ना जब मैप्स मिलेंगे तो सॉरी ग्राफ्स मिलेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस ये याद रखो कि मार्केट डिमांड कर्व भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ग्राफिकली द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मतलब मार्केट डिमांड का शेड्यूल देखेंगे, उस हिसाब से हम ग्राफ को बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस क्या बताता है, मार्केट की डिमांड क्या है, और वाई एक्सिस बताता है कि प्राइस क्या है। तो प्राइस जैसे जैसे नीचे आई है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ये राइट 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 साइड चला गया है, मतलब नीचे की तरफ चला गया है। द मार्केट डिमांड कर्व DD slopes downward from left to right, indicating an inverse relationship between price and market demand। Inverse relationship है, बस यही याद रखना है, ठीक है। So now the next part is reasons justifying downward sloping demand curve। ये omit हो गया है, ठीक है, पेज नंबर 19 का पार्ट।
तो हम लोग डायरेक्टली जाते हैं अब टाइप्स ऑफ डिमांड पे, ठीक है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है, अलग अलग कैसी टाइप्स कैसी कैसी डिमांड होती है। तो डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, कॉम्पोजिट होती है और कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहली है डायरेक्ट डिमांड। इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, कि हम लोग ऐसे गुड्स को डिमांड करते हैं जिससे हमारी जो जरूरत है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है। दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ द they serve direct consumption needs of the consumer. Thus, it is the demand for consumer goods. एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे तो इजी हो जाएगा समझना। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा, ये डायरेक्ट डिमांड है कि मेरे को कपड़े चाहिए पहनने के लिए, कपड़े डिमांड कर लिए, मिल गए, डायरेक्ट डिमांड। मेरे को चाय के लिए शक्कर चाहिए, मैंने शक्कर डिमांड कर ली, मिल गए, तो ये हो गई डायरेक्ट डिमांड, ठीक है, मुझे डायरेक्टली उसको कंज्यूम करने मिल रहा है। पर क्या मेरे को अगर शक्कर खाने का मन है तो फिर मैं शुगर केन डिमांड करूंगी, तो ये डायरेक्ट नहीं होगा। पर हम लोगों को शुगर बनाने के लिए तो लगेगा ना शुगर केन। हाँ, तो ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट डिमांड। शुगर हो गई डायरेक्ट डिमांड, मतलब जो चीजों को हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए डिमांड करते हैं। पर जो चीज हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं उसको बनने में भी तो कुछ टाइम लगा है ना, कुछ चीजें लगी है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने शुगर को डिमांड करती हूँ ना, तब मैं इनडायरेक्टली शुगर केन, फिर उसके पीछे लगने वाली फैक्ट्री, उसके वर्कर, ये सबको डिमांड कर रही हूँ, राइट। हाँ, तो इनडायरेक्ट डिमांड क्या है, हमारा डायरेक्ट डिमांड देख लिया हमने। सेकंड है इनडायरेक्ट डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। ये सेंटेंस याद रखो, इनडायरेक्ट डिमांड। हाँ, क्या बोले आप? ये आपने जो अभी बोला ना, ये रिपीट कर दीजिए। हाँ, इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड क्या है, DERIVED। इट रिफर्स क्या है इनडायरेक्ट डिमांड, तो इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स। Hence, all factors of production have indirect or derived demand. For example, demand for workers in a sugar factory is derived or indirect demand. अभी मैं बोल रही हूँ कि मुझे शक्कर चाहिए, तो मैं ये इनडायरेक्टली बोलूंगी कि हाँ, मुझे अगर शक्कर चाहिए तो उसके लिए पहले तुम शक्कर की फैक्ट्री बिठाओ, उसके लिए तुम शुगर केन लाओ, उसके लिए तुम वर्कर्स लाओ। मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ कि वर्कर लाओ और फिर उससे उनको बोलो शक्कर बनाने, नहीं। मैं डायरेक्ट डिमांड करती हूँ शुगर की, और उसमें मैं इनडायरेक्टली किन चीजों को डिमांड कर रही हूँ, तो वर्कर, फैक्ट्री, ये सब चीजों की, ठीक है। यस, तो क्लियर है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट? हाँ, क्लियर है। ओके। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड, ठीक है। व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली, एक साथ, टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट। मुझे एक ही वांट है मेरी, जिसको एक मिनट। हाँ, थोड़ा मेरा कंफ्यूजन आप वो कर दो। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि जैसे हमें शक्कर लेना है या कपड़े लेने हैं, कुछ भी, ओके। और डायरेक्ट एक था इनडायरेक्ट, एक था डायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या था? हाँ, देखो, डायरेक्ट क्या था कि मेरी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैं डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को डिमांड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल शुगर या कपड़े, डायरेक्ट मैंने डायरेक्टली दुकान में जाके उसको ले लिया और मेरी जो जरूरत थी उसको पूरी कर ली। पर मेरी ये डायरेक्ट जरूरत पूरी करने के पीछे भी तो कुछ कुछ चीजें हैं ना, जैसे शुगर के लिए फैक्ट्री का होना, वहाँ पे वर्कर्स का होना, शुगर केन का होना। मतलब मैंने शुगर को डायरेक्टली डिमांड कर लिया, मैंने दुकान में जाके डायरेक्टली बोल दिया मुझे शक्कर दे दो। पर उसके साथ साथ मैंने इनडायरेक्टली किन किन चीजों की डिमांड की है, तो शक्कर बनने में लगने वाले चीजों की, जो दिख नहीं रही है, जैसे शुगर केन है, फैक्ट्री वर्कर, तो ये सब क्या हो गए, इनडायरेक्ट डिमांड हो गए, ठीक है। मैंने इनडायरेक्टली किया है, मैंने तो जबरदस्ती जाके थोड़ी बोला है कि तुम फैक्ट्री लगाओ फिर शुगर केन लाओ। मैं तो सिर्फ डायरेक्टली मैं सिर्फ शुगर का बोलूंगी, पर इनडायरेक्टली मैं ये सब चीजों की भी डिमांड कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं होंगे तो शक्कर बनेगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क क्या हुआ? एक मिनट, संदीप का कॉल आ रहा है। डायरेक्ट में यही हो गया ना कि हम वो प्रोडक्ट को हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली डिमांड करते हैं। जब समझो मैं शक्कर को डायरेक्टली दुकान से ले रही हूँ, तो वो हो गई मेरी डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब वो हमें दिख नहीं रही है,
इनडायरेक्ट डिमांड मतलब वो हमें दिख नहीं रही है, पर हम लोग एक्चुअली जो चीजें बाय कर रहे हैं उसके ओके पीछे। ओके गॉट इट। समझा? हाँ हाँ, तो हाँ। जैसे अभी समझो मैं टीवी बाय करने जा रही हूँ तो मैं संदीप बोलूंगी, प्लीज म्यूट कर। हाँ तो जैसे समझो कि मैं टीवी बाय करने जा रही हूँ तो मैं बोलूंगी कि हम्म ओके मुझे कौन सी कंपनी का मतलब समझो और कोई रिलायंस का कोई टीवी है, ठीक है, मैं बोलूंगी मुझे हाँ रिलायंस का टीवी दे दो। तो मैं तो हम्म डायरेक्टली सिर्फ रिलायंस का टीवी मांग रही हूँ, डायरेक्टली, ठीक हम्म है, उससे मेरी हम्म टीवी देखने की जरूरत सेटिस्फाई हो जाएगी। पर हम्म उसी के साथ मैं इनडायरेक्टली कौन सी चीजों की डिमांड कर रही हूँ, तो तुम रिलायंस की अ, पहले फैक्ट्री बिठाओ, है ना, हाँ हाँ उसकी टीवी के अंदर लगने वाली, रैपर हाँ हाँ बराबर, और मशीन। हाँ तो ये सब चीजें भी लगेगी मुझे, पर मेरे को मैं ऐसे डायरेक्टली कहाँ मांग रही हूँ ये सब, मैं तो डायरेक्टली टीवी मांग रही हूँ। बाकी उसके अंदर लगने हम्म, वाली चीजें, उसकी फैक्ट्री, उसके वर्कर्स को मैं कैसे मांग रही हूँ, इनडायरेक्टली मांग रही हूँ। समझ में आया अभी? हाँ समझ गया। हाँ, तो अभी हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड क्या है देखना है। जॉइंट डिमांड वो है जहां हम्म पर हम लोगों की एक ही जरूरत सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को एक से ज्यादा चीजों की जरूरत लगती है या दो चीजों की जरूरत लगती है। जैसे अगर मैं कार लेती हम्म, हूँ तो जब मैं कार की डिमांड करती हूँ तो बिना फ्यूल की कार चलेगी क्या? नहीं। नहीं। तो मैं कार के साथ ही साथ मैं फ्यूल की भी डिमांड कर रही हूँ, ठीक है। हाँ अगर मुझे चाय बनानी है तो सिर्फ चाय पत्ती लेकर चलेगा? नो। नहीं, मतलब मेरी चाय पीने की एक ही डिमांड है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे दो दो चीजें लग रही है, चाय पत्ती हम्म और शुगर। तो ये क्या हो गई, हम्म जॉइंट डिमांड। यहाँ पर हाँ मैं अपनी चाय पीने की डिमांड को पूरी करने के लिए मुझे दो हम्म, टू और मोर गुड्स की जरूरत लग रही है। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ नेक्स्ट है कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है, दिस वाज हम्म जॉइंट, अभी है ये कॉम्पोजिट डिमांड, कि द हम्म डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कॉम्पोजिट डिमांड। मतलब कोई एक हम्म चीज है ऐसी कि मैं उसके लिए जब डिमांड करूंगी ना तो मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे। जैसे हम्म इलेक्ट्रिसिटी है, कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड कर रही हूँ, पर मेरी हम्म, कितनी नीड्स पूरी हो जाएंगी कि मेरा फैन भी चलने लग जाएगा, मेरी लाइट भी चलने लग हाँ जाएगी, वॉशिंग मशीन सब मोबाइल भी चलेगा। चार्ज हो जाएंगे। हाँ, तो ये क्या है, कॉम्पोजिट डिमांड। तुम एक हम्म चीज को डिमांड कर रहे हो पर तुम्हारी बहुत सारी नीड्स जो है वो पूरी हो रही है, हम्म ठीक है। नेक्स्ट है या कॉम्पिटिटिव डिमांड। अभी हम्म कॉम्पिटिटिव मतलब थोड़ा दिमाग में आ ही गया हमारे कि कंपटीशन है कोई दो चीजों हाँ में। हम्म, हाँ तो इट इज हम्म डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, मतलब एक की जगह पर दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्म टी और कॉफी, शुगर और जैगरी, मतलब एक दूसरे के लिए सब्सटीट्यूट है, राइट। हम्म ये हो गई कॉम्पिटिटिव डिमांड कि ये दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन रहेगी, शक्कर लूं हम्म, या गुड़ लूं, मैं चाय लूं या हाँ कॉफी लूं, तो ये क्या हो गई, कंपटीशन हो गई, तो ये हो गई कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो हाँ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड क्लियर है? हाँ क्लियर है दीदी। हाँ मेरा इधर एक क्वेश्चन है हाँ। कि ये सब क्वेश्चन आएगा कैसे। ये एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि राइट ऑन द टाइप्स ऑफ डिमांड। तो आप पहले क्या लिखोगे कि हम्म डिमांड का डेफिनेशन लिखोगे कि डिमांड इज डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड अबिलिटी टू पे। फिर आप लिखना हम्म स्टार्ट कर दोगे कि डायरेक्ट डिमांड, फिर डायरेक्ट डिमांड में क्या है लिखोगे और एग्जाम्पल लिख दोगे, फिर लिखोगे इनडायरेक्ट डिमांड। फिर एग्जाम्पल आपने जो बताया वो लिख सकते हैं क्या। हाँ हाँ, मैं टेक्स्ट बुक के ही एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ओके ओके फाइन हाँ फाइन। ठीक है। फिर आप लिखोगे डायरेक्ट डिमांड, उसका एक्सप्लेनेशन, इनडायरेक्ट डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पोजिट और कॉम्पिटिटिव। पर हमेशा देखना हम्म कितने मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं। जैसे ये 5 ओके पॉइंट्स है, तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा है या 4 मार्क्स के लिए पूछा है तो 4 पॉइंट्स काफी हो जाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्पोजिट भी काफी हो जाएंगे। पर सेफर ओके साइड पे हमेशा रहो कि सब याद रखो, पांचों याद रखो, ठीक है। हम्म, हम्म तो आज हम लोग ये देख ले क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है। हाँ हम्म, वो देख लेते हैं, हम्म फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना लॉ ऑफ डिमांड क्या है वो देखेंगे, ठीक है। हाँ ओके तो वो हमारा हो जाएगा। तो अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड जब हम करते हैं तो उसके साथ हम मतलब उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिमांड में कौन सी चीजें लगती है, और डिमांड हम्म डिटरमाइन किन किन फैक्टर्स से होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम्म इज प्राइस। सबसे पहला तो है, हमने अभी तक देखा प्राइस कि प्राइस के हिसाब से हम डिमांड करते हैं। हम लोग पहले पूछते हैं कि भाई रेट बताओ इसका क्या है, फिर हम सोचेंगे हाँ कि डिमांड करना है कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट इज हम्म प्राइस। प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट।
मतलब हम लोगों को अभी एक्सपीरियंस से पता ही है कि प्राइस के हिसाब से ज्यादा हम लोग डिमांड करते हैं. कंज्यूमर्स प्रिफर टू परचेज अ प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटीज व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस. जब उसकी प्राइस कम होगी तब कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं. एंड दे परचेज स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हाई. जब वो चीज महंगी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि नहीं भाई अभी हम लोग इसको कम ही अमाउंट खरीदते हैं. एट दैट टाइम we purchase only small quantities when the price is high. ठीक है. नेक्स्ट है इनकम. Income of a consumer decides purchasing power, which in turn influences demand for the product. Rise in income will lead to rise in demand for the commodity, and fall in income will lead to fall in demand for the commodity. क्योंकि मेरी इनकम, मेरा प्रमोशन हो गया तो मेरी सैलरी भी बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कंजूसी नहीं करूंगी, मैं और चीजें बाय करूंगी. मतलब मेरी क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई है. और वैसे ही अगर समझो कि मेरी जॉब चली गई है तो क्या हो गया, मेरा इनकम कम हो गई. अब इनकम कम होगी तो मैं ज्यादा महंगी चीजें और बहुत सारी खरीदने जाऊंगी क्या? नहीं नहीं. जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, राइट. तो मेरी इनकम क्या है उस हिसाब से भी मैं डिमांड क्या करती हूँ उसके ऊपर फर्क पड़ता है. डिमांड पर किस किस चीज का फर्क पड़ता है हमें ये देखना है. इनकम का पड़ गया फर्क. अभी आगे है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स के. इफ अ सब्सटीट्यूट गुड इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड cheaper substitute good than costly good. For example, if the price of sugar rises, then demand for jaggery will rise. मतलब सब्सटीट्यूट गुड हमने देखा कि एक की जगह पर दूसरा कौन सा अवेलेबल है, कि शुगर की जगह पर हम लोगों ने देखा कि जैगरी गुड़ अवेलेबल है. तो अगर है ना शुगर की प्राइस बढ़ गई ना तो लोग अपने आप जाके गुड़ खरीदने लग जाएंगे कि हाँ चलो गुड़ सस्ता है तो इसको खरीद लेते हैं. अगर गुड़ की प्राइस बढ़ गई तो लोग जाएंगे और शुगर को खरीदेंगे. तो ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है ना, एक दूसरे की जगह पर हम इनको यूज कर सकते हैं. तो फिर जब एक के प्राइस में कुछ चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड पे भी फर्क पड़ता है. समझ में आया? हाँ हाँ. ओके. अभी हमने देखा ये ये संदीप है क्या सब्सटीट्यूट. लाइन पे? हाँ बोलो. संदीप लाइन पे है क्या? संदीप. हाँ हाँ है. ओके. ओके. संदीप अगर कुछ समझ में नहीं आता है इसके मतलब अभी डिटर्मिनेंट्स में तो पूछ लेना, ठीक है? ओके जी ओके. हाँ. तो अभी सब्सटीट्यूट गुड्स का देख लिया कि इसके जगह पे दूसरा यूज होने वाला है, तो एक के अगर प्राइस में कोई चेंज होता है तो दूसरे के भी डिमांड पे फर्क पड़ेगा. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज होती है वुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी. उसकी वजह से दूसरे कमोडिटी पे भी फर्क पड़ता है. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, तो ये दोनों चीजों को हम लोग को साथ में बाय करना पड़ता है. कार का एग्जांपल याद होगा कि कार और फ्यूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स है. मतलब इनको हम लोग साथ में ही लेते हैं कि कार लूंगी और मैं बोलूंगी नहीं नहीं मैं तो बिना फ्यूल के कार चलाऊंगी, तो नहीं चलेगा. कार ले रहे हो तो कार की डिमांड के साथ साथ तुम पेट्रोल या डीजल को भी डिमांड कर ही रहे हो. समझ में आए? तो फिर अगर हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल या डीजल की प्राइस जब बढ़ जाती है तब कार की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, कि लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इतना हम लोग पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम कार ही बाय नहीं करते. सही बात है? तो फिर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है कि कार और फ्यूल, अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड क्या है, कम हो जाती है. मतलब जो चीजें दो साथ में हमेशा हम लोग बाय करते हैं तो उसमें से एक की अगर प्राइस में कोई चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड पे फर्क पड़ता है. क्लियर है ये? हाँ क्लियर. इसमें ना आपको एग्जांपल्स ही याद रखना है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आए. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कार और फ्यूल का एग्जांपल याद रखना. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट. इफ अ कमोडिटी इज नेसेसिटी, हाँ नेसेसिटी बहुत जरूरत है, बेसिक नीड है, and its use is unavoidable, then its demand will continue to be same irrespective of the corresponding price. अगर कोई चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, नेसेसिटी है, तो उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाने दो हम लोग उसको बाय करेंगे ही. फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, कि अगर समझो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, मुझे उसकी दवाई की जरूरत है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी अरे यार ये तो दवाई बहुत महंगी है, सस्ती हो जाने दो फिर तभी मैं खरीद के अपना ब्लड प्रेशर लो कर लूंगी. मैं ऐसा नहीं बोल सकती. नहीं करेंगे. तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग वो चीज को बाय करते हैं कि नहीं. जो नेसेसिटी है उसको हम लोग हाई प्राइस पे भी बाय करेंगे, उसको हम लोग कोई भी प्राइस पे बाय करेंगे. ठीक है.
तो नेचर क्या है प्रोडक्ट का, कि वो लग्जरी प्रोडक्ट है या नेसेसिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity. And smaller the size of population, smaller will be the demand for a commodity. ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ ही जाएगी ना, हर घर से कोई ना कोई चीज के लिए डिमांड होगी, तो पॉपुलेशन बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई। पॉपुलेशन कम हो गया, समझो एक गांव में बस 5 ही फैमिलीज है और एक भाजी वाला जाता है वहां पर, सब्जी वाला जाता है सब्जी बेचने के लिए, तो उसकी सिर्फ 50% ही सब्जियां मतलब खत्म होती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 5 फैमिलीज है। अचानक से 5 और नई फैमिलीज आके वहां पर शिफ्ट हो गई वो गांव में, गांव का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 फैमिलीज है ये भी सब्जियां लेने लग जाएंगी और डिमांड सब्जी वाले के सब्जी की बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है डिमांड भी बढ़ते जाती है, ठीक है। अभी आगे है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, मतलब इसका डिमांड पे कैसे फर्क पड़ता है देखते हैं। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। सिमिलरली, इफ ही एक्सपेक्ट्स द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, ही विल बाय मोर इन द प्रेजेंट एट द प्रीवेलिंग प्राइस। मतलब हम लोग फ्यूचर के प्राइस के बारे में सोचकर हमारी आज की डिमांड पे क्या करते हैं, फर्क पड़ता है। कि हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी प्याज महंगे हो गए हैं तो मे बी अगले 2 हफ्ते में कम हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद डिमांड बढ़ा देते हैं। तो जब हम लोग सोचते हैं ना फ्यूचर के प्राइस के बारे में, उस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है, तो अभी के प्राइस पे हम क्या करते हैं, कम खरीदते हैं, मतलब डिमांड कम कर देते हैं और आगे जाके डिमांड बढ़ा देते हैं। क्लियर है? या क्लियर है। अभी नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम, इफेक्टिव सेल्समैनशिप tend to change the preferences of the consumers and lead to demand for too many products. For many products. For example, cosmetic, toothbrush, etc. अभी इतने सारे टूथब्रश है पर फिर भी या टूथपेस्ट है, फिर भी लोगों को ज्यादा दिमाग में कौन सा गया हुआ है, कोलगेट। कोलगेट, लोग टूथपेस्ट को भी कोलगेट ही बोलने लग गए कि तो वो किस वजह से कि उन्होंने इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की, उन लोगों की सेल्समैनशिप इतनी इफेक्टिव है, उन लोगों ने इतनी एडवर्टीजमेंट की कि लोगों की डिमांड उनके प्रोडक्ट के लिए बढ़ गई है। सही बात है। तो उनके एडवर्टीजमेंट के, वो कंपनी के एडवर्टीजमेंट पे भी फर्क पड़ता है। अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी एडवर्टीजमेंट करेंगे तो उन लोगों की डिमांड उनके प्रोडक्ट के लिए बढ़ेगी। और मैं अगर समझो मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी समझो पतंजलि है, मैं उसको बिल्कुल एडवर्टीजमेंट ही नहीं कर रही हूँ, बस मेरे प्रोडक्ट्स गए हैं और दुकानों में है, अगर लोगों को पता ही नहीं है ऐसी कंपनी है, अच्छी है या बुरी है, तो क्या लोग उसको बाय करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे प्रोडक्ट्स की डिमांड नीचे चली जाएगी, वो कभी ऊपर आएगी ही नहीं। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट और ये सब चीजों का भी डिमांड पे बहुत फर्क पड़ता है। जितनी अच्छी एडवर्टीजमेंट उतनी अच्छी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट्स, हैबिट्स एंड फैशंस। Taste and habits of a consumer influence the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolate or consume tea, he will demand more of them. मतलब हमारे टेस्ट और हमारे चॉइस के हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ती या कम होती है, ठीक है। हमें जो पसंद है उसको हम बार बार बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, जो नहीं पसंद है उसको हम नहीं लेते हैं। सिमिलरली, when a new fashion hits the market, कि समझो सलमान खान ने ये टी शर्ट पहना, ऐसे स्टाइल का पहना, शाहरुख खान ने ये वाले शूज पहने, ऐसे स्टाइल के शूज पहने, ठीक है। तो ये फैशन आ जाती है क्योंकि इसने ये पिक्चर में ये पहना है, तो लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें भी ऐसा ही चाहिए, चलो मार्केट में आ गया है। तो लोग क्या करते हैं, डिमांड वो जो कमोडिटी की होती है, वैसे दिखने वाली कमोडिटी की, वैसे पहनने वाली कमोडिटी की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो लोगों की चॉइस सडनली चेंज हो जाती है कि ओके, सबकी चॉइस हो जाएगी कि अभी मुझे शाहरुख खान जैसे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि उसने अभी जो नई मूवी आई उसमें उसने पहने हैं तो वो अच्छे दिख रहे हैं, तो सब लोग वो बाय करने जाएंगे, ठीक है। तो चॉइस के हिसाब से भी नई नई फैशन जब आती है मार्केट में, तो उस हिसाब से भी हमारी डिमांड बढ़ती या कम होती है। इफ अ कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन, देन सडनली द डिमांड फॉर प्रोडक्ट टेंड्स टू फॉल। फैशन से चली गई तो डिमांड भी चली जाएगी, फैशन में है तो डिमांड भी होगी। तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या पुराने स्टाइल के कपड़े पहने हुए, या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो फिर ये क्या है कि डिमांड नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि अरे मतलब इसकी डिमांड कम हो गई है,
ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ टैक्सेशन, कि कौन सी चीज पे कितना टैक्स है। अब किस